नमस्कार। आज हम देखेंगे गुणसूत्र के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है और इनके आकार के बारे में, इनके नंबर के बारे में हम देखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे संबंधित जो नोट्स होगा वो टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका नोट्स फ्री में, पीडीएफ नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की खोज कब कब किस किस साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा है। सबसे पहले कार्ल नगेली जो थे, कार्ल नगेली वह इंसान है जिन्होंने सेल डिवीजन और पोलिनेशन पर काफ़ी काम किया था। पोलिनेशन और सेल डिवीजन पर इनका काम था। इन्होंने पादप कोशिकाओं में गुणसूत्रों की एक छड़ के आकार को देखा था। पादप कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र रहते हैं। कहाँ रहते हैं? केंद्रक में। एक कोशिका है, उसके केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। तो वहां पर इन्होंने छड़ जैसी आकृति देखी थी, जिनके लिए इन्होंने वर्ड किया था ट्रांजिटरी साइटोब्लास्ट। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र के लिए ट्रांजिटरी साइटोब्लास्ट वर्ड किसने दिया था, वो साइंटिस्ट है कार्ल नगेली। कार्ल नगेली थोड़ा सा इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि मेंडल ने इनसे अपने रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया था। और जिन्हें बाद में जो ट्रांजिटरी साइटोब्लास्ट इन्होंने चीजें देखी थी कोशिका के अंदर, जिसको इन्होंने नाम दिया था छड़ के आकार की आकृति को, इन्हीं आकृति को बाद में जाकर गुणसूत्र कहा गया था। और लेकिन कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी 1875 में। 1878 में फ्लेमिंग ने जो धागे जैसी संरचना देखी थी केंद्रक के अंदर, इनके लिए एक वर्ड यूज किया था क्रोमेटीन। क्रोमेटीन जो वर्ड किया यूज किया था, एक्चुअल में जब गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं, पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं केंद्रक के अंदर, और ये एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं केंद्रक में, तब इनको कहा जाता है क्रोमेटीन। लेकिन जो क्रोमोजोम शब्द है, ये क्रोमोजोम जो वर्ड है, ये दिया था वाल्डेर ने 1888 में। अब क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्रोमोजोम वर्ड को देखोगे, ये क्रोमोजोम है, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड है, कलर्ड है, जोम का मतलब बॉडी, एक कलर बॉडी होगी। कलर बॉडी कैसे? अगर आप कोशिका को, किसी भी कोशिका को अगर आप किसी डाई से यानी कलर से रंगते हो, उसको विरंजित करते हैं, तो केवल जो क्रोमोजोम है वो दिखाई देगा, और वो भी कलर उसमें, बाकी हिस्सा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा ये। लेकिन क्रोमोजोम जो है, अगर हम इसको एसिटोकार्बीन या बेसिक फ्यूल्जिन जैसे दो कलर है, डाई है, अगर उनसे रंगते हैं तो क्रोमोजोम वाल तो दिखाई देंगे उसमें कलर्ड, बाकी हिस्सा नहीं दिखाई देगा। इसलिए इसको कहा गया है क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। अब गुणसूत्र की हम देख लेते हैं, गुणसूत्र एक्चुअल में होता क्या है। ये गुणसूत्र होते हैं अनुवांशिकता के वाहक। वाहक का मतलब कोई जो एक चीज, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, वो होते हैं वाहक। और अनुवांशिकता का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। और वो लक्षण जाते कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? वो जाते हैं जीन के माध्यम से। तो गुणसूत्र कुछ नहीं है, केवल एक वाहक का काम करते हैं। ऐसा मान लीजिए एक बॉक्स की तरह है, जो अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या जीन को रखते हैं, और वो इसको क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। किसी भी अपनी, कोई भी सन डॉटर होगा एक पीढ़ी का, तो पेरेंट्स से ये इसको, गुणसूत्र जो होगा उसके लक्षणों को पेरेंट से सन या डॉटर, उसकी संतान में ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लक्षणों को, जीन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं गुणसूत्र। तो देखिए, इनको आनुवांशिकता का वाहक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। और ये कैसे ले जाते हैं? एक पीढ़ी से देखिए दूसरी पीढ़ी में जीन को लेकर जाते हैं, और जीन ही लक्षणों को तय करते हैं। गुणसूत्र पर जो ये वर्ड लिखा कि गुणसूत्र पर जीन लीनियर फैशन में उपस्थित होते हैं, यानी कि अगर ये कोई गुणसूत्र है तो इस पर जीन कैसे उपस्थित होंगे? एक जीन यहाँ होगा, दूसरा जीन यहाँ होगा, तीसरा जीन यहाँ। मान लीजिए इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी, चौथे को डी कह दो आप। तो ये इस तरह लाइन में होते हैं, ठीक है। ये इस जीन जो है गुणसूत्र पर लाइन में होते हैं इस तरह से, इसलिए इनको बोलते हैं कि लीनियर फैशन में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे नहीं होंगे कि एक जीन यहाँ हो गया
और दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ होगा, इस तरह नहीं होंगे, वो सीधे लाइन में रहते हैं। इसलिए इसको लिखा गया है यहाँ पे कि जीन गुणसूत्र पर जीन लीनियर फैशन में व्यवस्थित होते हैं। इनको अगर आप एसिटोकार्बिन, जो ये केमिकल यूज किया जाता है लैब में भी जब प्रैक्टिकल करते हैं, ये यूज किया जाता है एसिटोकार्बिन कोशिका को रंगने के लिए, या बेसिक फ्यूलजीन, ये जो अक्सारीय फ्यूलजीन है, इसके द्वारा अभिरंजित यानी कि रंगा जा सकता है गुणसूत्रों को। अगर दूसरा इसका एक और डेफिनेशन देखा जाए, क्या होता है, क्रोमेटीन के जो धागे होते हैं, जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, उसके संघनित रूप को गुणसूत्र कहते हैं। संघनित रूप कैसा होगा कि कोई क्रोमेटीन का धागा होगा, अगर इसको हम संघनित कर दिया जाए तो ये छोटा और मोटे आकार का बन जाएगा। तो इसके संघनित रूप को, क्रोमेटीन धागे के संघनित रूप को हम गुणसूत्र कहेंगे। और ये जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन की जो हमें अवस्थाएं देखते हैं कि इंटरफेज से प्रोफेज में जब जाते हैं, प्रोफेज के अंदर ये धागा जो है, क्रोमेटीन धागा, ये संघनित होना शुरू हो जाता है, छोटे और मोटे बनने लग जाते हैं गुणसूत्र। और मेटाफेज जो अवस्था है इसकी, मेटाफेज में क्लियरली दिखाई देते हैं रोड शेप में, गुणसूत्र जो है रोड शेप में दिखाई देंगे। कोशिका विभाजन के समय दंडाकार संरचना यानी कि रोड शेप में, रोड की जैसी संरचना होती है उस तरह के दिखाई देते हैं, तथा इनको बेसिक डाई जो है एसिटोकार्बिन या बेसिक फ्यूलजीन, इसके द्वारा तीव्रता से रंगा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम बना है कि इसको देखिए आप। देखो गुणसूत्र, ये भी एक गुणसूत्र है, कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ये भी सिंगल गुणसूत्र है, इसको भी हम गुणसूत्र कहेंगे। और ये भी गुणसूत्र है अगर इसमें दो क्रोमेटिड है, ये भी एक गुणसूत्र है। दोनों गुणसूत्र है, दोनों नॉर्मल कंडीशन है। कोशिका विभाजन के दौरान कुछ स्टेज में एक, इनको बोलते हैं हम क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड गुण, इस गुणसूत्र में एक क्रोमेटिड है, इस गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड है, जैसे यहाँ पर लिखा है इस पे। ये जो गुणसूत्र है ये, इसमें एक क्रोमेटिड है। गुणसूत्र की ये जो भुजाएं है, इनको हम आर्म बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। जो बीच वाला बिंदु है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। और जो गुणसूत्र में केवल एक क्रोमेटिड है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अनडुप्लीकेटेड क्रोमोजोम। अनडुप्लीकेटेड, ये डुप्लीकेटेड नहीं हुआ है, द्विगुणित नहीं हुआ है। गुणसूत्र एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड का बनता है कोशिका विभाजन की एस फेज में। एस फेज में क्या होता है कि जब डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए की डबल कॉपी बनती है जो गुणसूत्र के अंदर होता है, तो हमारा गुणसूत्र इस तरह से दो क्रोमेटिड का बन जाता है। जीवन से एस में जब जाते हैं, जीवन में गुणसूत्र इस तरह का दिखाई देगा, सिंगल क्रोमेटिड का। एस अवस्था में जाकर गुणसूत्र डबल क्रोमेटिड का। एस के बाद G2 में भी ऐसा ही रहेगा, G2 के बाद प्रोफेज में भी ऐसा ही रहेगा, प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, मेटाफेज में भी ये डबल क्रोमेटिड का दिखाई देगा। फिर आती है एनाफेज, कोशिका विभाजन जो हमने पढ़ा था। एनाफेज के दौरान क्या होता है कि गुणसूत्र यहाँ से विभाजित हो जाता है और सिंगल क्रोमेटिड का बन जाता है। एनाफेज में गुणसूत्र दिखाई देगा ऐसा, सिंगल क्रोमेटिड का। फिर आती है आपकी टीलोफेज, टीलोफेज में भी सिंगल क्रोमेटिड का। और फिर आती है आपकी, जब दोबारा विभाजन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब फिर जीवन आएगा तब ऐसा ही रहेगा सिंगल क्रोमेटिड का। और उसके बाद फिर ये एस में जाएगा, एस में फिर ये डबल क्रोमेटिड का बन जाता है। तो दोनों अवस्थाएं नॉर्मल है, दोनों अवस्थाएं कोशिका विभाजन की अलग अलग समय पर पाई जाती है। ठीक है, ये गुणसूत्र है, ये सिंगल क्रोमेटिड का है, लेकिन ये भी एक गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, जिसको अनडुप्लीकेटेड बोलेंगे। ये दोनों, इस गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड है, इसको आर्म बोलते हैं। जो छोटी आर्म होती है गुणसूत्र की, इसको पी बोलेंगे, और जो बड़ी आर्म होती है उसको क्यू बोलते हैं। और इन दोनों आर्म को आपस में बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। अब गुणसूत्र का हमने अभी पहले लेक्चर में हमने देखा है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ों में उपस्थित होते हैं। हम बोलते भी है कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र है, ऐसे ही हर जीव जंतु के अंदर गुणसूत्र जोड़ों में उपस्थित होते हैं। और हमने देखा था कि जोड़े बनते कहाँ पर है गुणसूत्र के, गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं आपके मियोसिस के दौरान, जो आपकी जाइगोटी प्रोफेज की जो जाइगोटीन उपावस्था होती है उसके दौरान जब गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। कौन से गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं? होमोलोगस समजात गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़े बनाते हैं मियोसिस के दौरान, मियोसिस की जाइगोटीन अवस्था में। जब ये गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, ये तो दोनों हो गई सिस्टर क्रोमेटिड,
एक गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड को आपस में बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो गए एक गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड। लेकिन इस गुणसूत्र की और दूसरे गुणसूत्र की जो समजात गुणसूत्र है, इनकी क्रोमेटिड को आपस में बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये जोड़े बनाते हैं ए पेयर ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलोगस क्रोमोजोम। यह एक जोड़ा है डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम का। डुप्लीकेटेड मतलब ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर दो भुजाएं होती है, उसको बोलते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम। तो गुणसूत्र हमारे कोशिका विभाजन के दौरान जीवन में, एनाफेज में, टीलोफेज में और साइटोकाइनेसिस उस दौरान मिलेंगे एक क्रोमेटिड वाले। और एस में ऐसे बन जाते हैं, G2 में मेटाप्रोफेज, मेटाफेज, उस इन अवस्थाओं के दौरान मिलते हैं गुणसूत्र ऐसे। और फिर एनाफेज में जाकर सिंगल क्रोमेटिड के हो जाते हैं, यहाँ से विभाजित हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशन नॉर्मल है। अब एक हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम पोलिटीन गुणसूत्र, जो स्पेशल टाइप के गुणसूत्र पढ़ेंगे हम। वहां पर एक गुणसूत्र आता है पोलिटीन। पोलिटीन का मतलब होता है, पोली का मतलब बहुत सारे, जहाँ दो से ज्यादा क्रोमेटिड होते हैं, ऐसा गुणसूत्र जिसमें दो से ज्यादा, बहुत सारे, इसमें 200 400 इस तरह के क्रोमेटिड मिलेंगे, तो इनको भी सिंगल गुणसूत्र कहेंगे। गुणसूत्र की संख्या का निर्धारण होता है सेंट्रोमियर से, कितने सेंट्रोमियर है, ठीक है, ना कि क्रोमेटिड से। क्रोमेटिड एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी हो, गुणसूत्र हमेशा सिंगल कहलाया जाएगा, बशर्ते उसमें सेंट्रोमियर ये रहे। मेन इसकी काउंटिंग होती है सेंट्रोमियर से। अब गुणसूत्र के साइज को देखें तो गुणसूत्र का जो साइज का अध्ययन किया जाता है, वो जो बेस्ट अध्ययन किया जाएगा वो गुणसूत्र वो किया जाता है मेटाफेज के दौरान। क्योंकि इस वक्त गुणसूत्र क्या है, सबसे छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं, इसलिए यह अवस्था बेस्ट मानी जाती है गुणसूत्र के आकार के अध्ययन के लिए, उसकी मोर्फोलॉजी को देखने के लिए, उसकी आकारिकी के अध्ययन के लिए ये अवस्था बेस्ट मानी जाती है। और इनका जो आकार है काफी छोटे होते हैं। इनका आकार जो होता है 0.25 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक नॉर्मली होता है। नॉर्मली ये इस साइज के होते हैं, 0.25 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक, ठीक है। माइक्रोन तो आप जानते हैं कि यूनिट है, जो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होती है। यानी कि एक मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, एक मीटर का 10 लाखवां हिस्सा कहलाता है माइक्रोन। मिनिमा मिली माइक्रोन जो होता है, माइक्रोन जो होता है वो होता है 1 लाख का 10 लाखवां हिस्सा। नॉर्मली गुणसूत्र जो मिलेगा आपको, इसको हम माइक्रोन बोलते हैं या माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। और ये क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है, 1 लाख का 10 लाखवां हिस्सा। तो कुछ पक्षी और कवक के अंदर सबसे छोटे गुणसूत्र होते हैं 0.25 माइक्रोन। एक ट्रिलियम प्लांट पौधा होता है जिसके अंदर ये 30 माइक्रोन मैक्सिमम साइज के जो है नॉर्मली, ये प्लांट है ट्रिलियम। ट्रिलियम प्लांट जो है, ये जो है इसमें सबसे बड़े साइज के गुणसूत्र मिलते हैं 30 माइक्रोन के, ठीक है। ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला मक्खी जो होती है, ये फल मक्खी है। ड्रोसोफिला को हम, ये रहा फिगर, ये फल मक्खी है, ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर, इसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर। इसको फल मक्खी इसका हिंदी नाम है। और इसको बोला जाता है जेनेटिक क्वीन। फल मक्खी जो है जेनेटिक अनुवांशिकी की रानी, ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर। इसको अनुवांशिकी की रानी इसलिए बोलते हैं इस मक्खी को, क्योंकि जेनेटिक्स में इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मॉडल ऑर्गेनिज्म वो होता है जिस पर सबसे ज़्यादा किसी विषय का रिसर्च होता है उस पर, क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसके अंदर जो चेंजेज होते हैं, जो जीन होते हैं, उस पर अध्ययन करना बड़ा इजी रहता है, इसलिए ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और इसको जेनेटिक क्वीन भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है गुणसूत्रों का साइज लगभग 3 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य के अंदर 5 माइक्रोमीटर तक के गुणसूत्र होते हैं। ये याद रखना, जंतुओं की अपेक्षा पादपों में गुणसूत्र का आकार अधिक होता है। अब गुणसूत्रों की संख्या जो है ये अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग होती है और ये निश्चित होती है जाति विशेष में। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र मिलेंगे, चाहे वो आज का मनुष्य हो
या अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले, तब भी 46 थे। वो मनुष्य कहीं का भी हो, इंडिया का हो, ब्रिटेन का हो, है ना, फ्रांस का हो, कहीं का भी हो, उसके अंदर 46 गुणसूत्र मिलेंगे। आज भी 46 है, अगले 20 पीढ़ी में भी 46 रहेगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्रों की है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निश्चित होती है और अलग अलग होती है। सब जीव जंतुओं में अलग अलग होती है। इसका निश्चित होने का कारण क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र, आज हमारे अंदर भी 46 है, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा के अंदर भी 46 थे। इसका कारण होता है मियोसिस। मियोसिस जो होता है उसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन है, जिसमें एक कोशिका के विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। और गुणसूत्रों की संख्या इन चारों कोशिकाओं में आधी रह जाती है। ठीक है ना? अगर इसमें 14 गुणसूत्र है तो इधर 7 7 रह जाएगी। इसकी वजह से, मियोसिस की वजह से गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें गुणसूत्र दिखाए गए हैं। जैसे मनुष्य के अंदर 46 है, गेहूं के अंदर, ये गेहूं कौन सा है? जो सा गेहूं हम खाते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, इस गेहूं के अंदर है 42 गुणसूत्र। गेहूं और भी है, जिसका बिस्कुट बनता है वो होता है ट्रिटिकम ड्यूरम, उसके अंदर होता है गुणसूत्र 28, है ना। लेकिन ट्रिटिकम एस्टिवम में 42 है, धान के अंदर 24 है, जई के अंदर, है ना, जो जई खाते हैं हम, उसके अंदर 42 है। जो जौ होता है, जौ के अंदर 14 है। जवार के अंदर 20 होते हैं, बाजरा के अंदर 14 गुणसूत्र होते हैं, मक्का के अंदर 20 होते हैं। प्याज, प्याज के अंदर 16 होते हैं, क्योंकि प्याज की रोटी में पहले जिक्र किया था। और इसके एंथर में, इसकी फ्लावर बड में, लेबोरेटरी में इन पर गुणसूत्र का अध्ययन करना बड़ा इजी होता है प्याज में। मटर के अंदर 14 होता है, जो गार्डन पी है उसमें 14 होता है, पाइजम सेटाइवम जिसका बोटनिकल नाम है। आलू के अंदर 48 है, तंबाकू के अंदर भी 48 है, केला जो बनाना है इसके अंदर 33 है। गन्ने की कुछ स्पीसीज में 80 मिलेगी, कुछ में 106 मिलेगी, तो गन्ने में 80 और 106 कुछ भी पूछ सकते हैं। ड्रोसोफिला में जो है वो 8 है, जो जेनेटिक क्वीन है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 है। तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं गुणसूत्र संख्या। अब गुणसूत्रों की अगर हम देखें, सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? एक होता है पादप के अंदर, अगर सबसे कम गुणसूत्र संख्या देखें तो पादप के अंदर म्यूकर हेमिलिस जो है, जो ये म्यूकर है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या ये सबसे कम होती है। केवल 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसके अंदर। म्यूकर हेमिलिस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या केवल 2 रहती है, ये म्यूकर है। दूसरा एक प्लांट होता है, अगर हम प्लांट की बात करें तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, ये है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। ठीक है ना। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में जो होता है 4 गुणसूत्र होते हैं। ये आपको सूखे ड्राई रीजन में मिलेंगे, और स्पेशली ये साउथ अमेरिका में बहुत मिलते हैं, ड्राई रीजन में मिलते हैं हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। इसमें 4 होते हैं। जंतु के अंदर सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस, जो मनुष्य की छोटे आंत में जो मिलते हैं, नेमाटोड है, ये रहा एस्केरिस। इसके अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर केवल 2 गुणसूत्र रहते हैं। म्यूकर के अंदर भी, म्यूकर हेमिलिस के अंदर भी 2 होते हैं। ये हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 4 होती है। और सबसे अधिक अगर गुणसूत्र, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सबसे अधिक गुणसूत्र संख्या किसमें होती है? एक पादप होता है, ये है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम ये आपको अफ्रीका, साउथ अमेरिका आदि क्षेत्रों में मिलेगा, चाइना के अंदर यहाँ पर मिलता है। इसमें एक चीज़ और इसकी अच्छी है, इसकी जो लीफ है वो खाते हैं, इंसान खाता है इनको, और साल में केवल एक लीफ आती है इसके ऊपर। ओफियोग्लोसम जो रेटिकुलेटम है, इसकी लीफ का मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो इसको हम, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम को अगर देखें तो इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, एडर्स टंग, जीभ जो है उसके नाम से जाना जाता है। और ये फर्न होता है, फर्न प्लांट होता है, फर्न। ठीक है ना। इसकी रूट और लीफ जो है वो खाई जाती है, मेडिसिन के लिए प्रयोग की जाती है। हेक्साप्लॉइड प्लांट होता है, ये भी याद रखना, हेक्साप्लॉइड। इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं 1260। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं
ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम यानी कि एडेरस टंग में होते हैं, जिसकी पत्ती रूट को खाया जाता है, दवाई के उसमें यूज किया जाता है, जिसकी पत्ती साल में एक बार आती है। और जो जंतु में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं ये ओलोकैंथा के अंदर। ओलोकैंथा जो है इसमें 1600 गुणसूत्र रहते हैं। ये है ओलोकैंथा, ये समुद्र के अंदर मिलता है ओलोकैंथा। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 1600। अब बात करते हैं सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर, गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर, बेसिक क्रोमोजोम नंबर, ये क्या होता है। एक्चुअल में जब हम कहीं देखते हैं तो कुछ जगह पर हमें दिखाई देगा 2n, कुछ जगह पर लिखा रहता है n और कुछ जगह पर लिखा रहता है x। ये जो 2n है जिसको बोलते हैं हम सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर। सोमेटिक का मतलब ये सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका, कायिक बोल लो, दैहिक बोल लो, सोमेटिक की जगह वेजिटेटिव जो है। जो सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर जिसको 2n से डिनोट करते हैं, किसी भी जीव जंतु की कायिक कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उसको 2n से डिनोट करते हैं। किसी भी जाति की कायिक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र को बोलते हैं सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर। इसे 2n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे गेहूं के अंदर कितने होते हैं 42, इसको 2n 42 कहेंगे हम। मटर के 2n 14 है, मनुष्य के 2n 24 है, धान के 2n राइस के जो है वो 24 है। ठीक है, मटर के 14, मनुष्य के 46, गेहूं के 42, मक्का के मेज के 20, मक्का में 2n है 20। तो जो सोमेटिक सेल जो हमारी होती है प्लांट के अंदर, उसके फ्लावर को छोड़कर, फ्लावर के एंड्रोसियम और गायनोसियम यानी कि जायांग और पुमंग को छोड़कर, उसमें जो गैमिट बनते हैं उनको छोड़कर बाकी पूरे हिस्से में ये मिलता है सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर बोलते हैं इसको। गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, जिसको हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर भी बोलते हैं हम। गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर को हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर। ये किसी भी जाति के युग्मक यानी कि गैमिट में, जिसको गैमिट जो होता है वो हैप्लोइड सेल भी बोलते हैं इसको। गैमिट यानी कि युग्मक, जैसे इंसान में स्पर्म होगा, मेल में स्पर्म है और फीमेल में एग है, तो इनके स्पर्म और एग में जो गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर, क्योंकि स्पर्म और एग को हम बोलते हैं गैमिट। ठीक है, तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या होगी उसको गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर बोलेंगे, इसको एन से डिनोट करेंगे। जैसे यहां पर देखो, ये हमेशा सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर का आधा होता है। सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर जितने होते हैं, जैसे 2n 42 थे गेहूं में, तो n बराबर हो जाएगा 21। मटर के अंदर 2n 14 थे, तो यहाँ पर मटर के अंदर n हो जाएगा 7। मनुष्य के अंदर 2n बराबर 46 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। राइस के अंदर अगर बात करेंगे तो n कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 2n वहाँ पर 24 था। मक्का की बात करेंगे मेज की, तो n बराबर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि मक्का में 2n होता है 20। तो जितने भी सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर होते हैं हमेशा गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर उसके आधे होते हैं, और ये गैमिट में पाए जाते हैं। और गैमिट का निर्माण कब होता है, मियोसिस के दौरान जो 4 सेल बनती है एक कोशिका के विभाजन से। इन सेल की जो मैच्योर हो जाती है, जब ये मैच्योर हो जाती है ये सेल, तब इसको गैमिट बोलते हैं। ठीक है, इस गैमेट में मिलने वाले गुणसूत्र को बोलते हैं गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर। तीसरा है बेसिक क्रोमोजोम नंबर। बेसिक क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, इसको एक्स से डिनोट करेंगे हम। किसी भी द्विगुणित जाति के युग्मक में पाए जाने वाले गुणसूत्र को बेसिक क्रोमोजोम नंबर कहते हैं। डिप्लॉइड, किसी भी डिप्लॉइड है, जैसे मनुष्य डिप्लॉइड है, अगर मनुष्य की डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब होता है कि वह जीव जिसके अंदर हर गुणसूत्र की 2 कॉपी होती है, केवल 2 कॉपी हो, उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड जो होगा जहां पर किसी भी जीव के अंदर हर गुणसूत्र की 3 कॉपी होती है, ट्रिप्लॉइड होगा, जैसे केला। टेट्राप्लॉइड होता है जहां हर गुणसूत्र की 4 कॉपी होती है। तो डिप्लॉइड की बात हो रही है यहाँ, किसी भी डिप्लॉइड जहां पर गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ों में होता है 2 होते हैं। तो डिप्लॉइड जाति के युग्मक में पाए जाने वाले गुणसूत्र को बेसिक क्रोमोजोम नंबर कहते हैं। इसको एक्स है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो है गुणसूत्र 46 होते हैं,
उसके सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर, उसके गैमेट में कितने हो गए 23, तो उसका बेसिक क्रोमोजोम नंबर कितना होगा, वो भी 23 होगा, क्योंकि डिप्लॉइड है मनुष्य, डिप्लॉइड जाति के युग्मक में, ये युग्मक की बात की गई थी, उसमें 23 ही गुणसूत्र होते हैं, यह दिखाया है मनुष्य का x बराबर 23। ठीक है, और मटर भी डिप्लॉइड है, इसके गुणसूत्र, इसके गैमेट में कितने गुणसूत्र है 7, तो यहाँ पर भी x बराबर 7 हो गया। लेकिन गेहूं का देखिए, गेहूं का गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर है 21, लेकिन इसका बेसिक क्रोमोजोम नंबर है 7। आलू का, अगर आलू की बात की जाए, आलू में टोटल होते हैं 48 गुणसूत्र, 2n होता है इसका 48, इसका n होगा 24, लेकिन इसका x होता है 12, क्योंकि आलू जो है वो टेट्राप्लोइड है। टेट्राप्लोइड का मतलब हर गुणसूत्र की वहां पर 4 कॉपी है। तो जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर होगा, जो इसका आलू का जो पेरेंट होगा, वो कोई पेरेंट इसका डिप्लॉइड भी होगा जिसमें टोटल 2n, आलू का कोई पेरेंट जरूर होगा जिसमें 2n बराबर होगा 24। तो इस पेरेंट के जो गैमिट में गुणसूत्र होंगे वो होंगे इसके 12। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम नंबर से हम किसी भी स्पीसीज के उसके प्लोइड लेवल को हम बता सकते हैं। यहाँ पर इसमें अगर 4 के गुणा कर दोगे यानी कि टेट्राप्लोइड 4x, अब इसका 4x होगा 48, तो हमें पता चल गया कि ये टेट्राप्लोइड है। बनाना का 3x होता है 33, बनाना होता है ट्रिप्लोइड। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कोई बहुगुणित स्पेसीज, बहुगुणित का मतलब होता है जहां पर गुणसूत्र की जो संख्या होती है 2 से ज्यादा होती है, प्रत्येक गुणसूत्र जहां 2 से ज्यादा संख्या में उपस्थित होता है उसको बोलते हैं पोलिप्लोइड। ठीक है ना, उसको बोला गया पोलिप्लोइड, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या 2 से ज्यादा होती है। 2 से ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या मतलब हर गुणसूत्र की 2 से ज्यादा कॉपी होती है। जैसे कि आलू है, ये पोलिप्लोइड है, टेट्राप्लोइड है। ट्रिप्लोइड केला है, हेक्साप्लोइड गेहूं। अब गेहूं 7 क्यों दिया, क्योंकि गेहूं हेक्साप्लोइड है। ट्रिटिकम मैक्सिमम जो है, ट्रिटिकम एस्टिवम, वो हेक्साप्लोइड है। 6 की अगर गुणा करोगे 7 6 42, तो इसके अंदर बेसिक क्रोमोजोम नंबर है 42। लेकिन इसका बेसिक क्रोमोजोम नंबर, सॉरी, इसका सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर है 42 और बेसिक क्रोमोजोम नंबर है इसका 7। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है कि प्लोइडी पोलिप्लोइड जो होता है बहुगुणित प्रजातियों के मामले में, जो उसका पैतृक, उसका कोई जरूर पैतृक डिप्लोइड होगा। जैसे गेहूं का डिप्लोइड प्लांट कौन सा होता है, पैतृक प्लांट कौन सा, ट्रिटिकम मोनोकोकम होता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। गेहूं के ट्रिटिकम मोनोकोकम में 2n बराबर होते हैं 14। ट्रिटिकम ड्यूरम में होते हैं 2n बराबर 28। ये टेट्राप्लोइड है, ये 4x, इसके 4x है 28, और इसका ये 2x है 14। तो इसका जो गेहूं का, ये बात लिखी ना, बहुगुणित, गेहूं एक बहुगुणित है, पोलिप्लोइड है। इसके इसमें पैतृक जो इसका प्लांट है, जो ट्रिटिकम एस्टिवम का कोई पैतृक प्लांट है, इसके अगुणित यानी कि इसके गैमिट में जितने गुणसूत्र होंगे उसको बोलेंगे बेसिक क्रोमोजोम नंबर। इसके गैमिट में कितने आएंगे 14 के आधे 7, तो इसका बेसिक क्रोमोजोम नंबर हो गया 7। ठीक है, तो तीनों ये याद रखने हैं, सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर 2n, गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर n, और बेसिक क्रोमोजोम नंबर है x। और बेसिक क्रोमोजोम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी द्विगुणित जाति के युग्मक में पाए जाने वाले, द्विगुणित जाति के युग्मक में, जैसे मटर के द्विगुणित है, इसके युग्मक में कितने हैं 7, और इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी 7 है। तो किसी भी द्विगुणित जाति के युग्मक में पाए जाने वाले गुणसूत्र को ही बेसिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं, इसे एक्स से डिनोट करते हैं। लेकिन कुछ स्पेसीज ऐसी भी होगी जो डिप्लॉइड नहीं है, जैसे गेहूं हो गया, आलू हो गया, आपका बनाना हो गया, ये सब जो है, तंबाकू हो गया, ये सब पोलिप्लोइड है, जहां पर हर गुणसूत्र की 2 से ज्यादा कॉपी होती है, तो उनको बोलते हैं पोलिप्लोइड। तो ऐसे केस में बेसिक क्रोमोसोम नंबर के बारे में हम क्या कहेंगे कि इन स्पेसीज के जो पैतृक कोई होगा द्विगुणित स्पेसीज, उस द्विगुणित की अगुणित यानी कि हैप्लोइड, या बोल दो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को ही हम बोलेंगे बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, थैंक यू। और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।